नमस्कार। लक्ष्य मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिवादन है। आ गए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के सीरीज में हम और हिंदी साहित्य के इतिहास के क्वेश्चनों को लेकर। याद रखिएगा, ये प्रश्न हम अभी तक जो भी प्रश्न सेट करा रहे थे उसमें हम आपको 37 क्वेश्चन दे रहे थे और हर टॉपिक से वो क्वेश्चन लिया जा रहा था और ऐसा लगा कि उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का जो क्वेश्चन है बहुत कम पड़ रहा था, तो हम पार्ट 1, पार्ट 2 और कोशिश करेंगे पार्ट 3 तक आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के क्वेश्चनों को उपलब्ध कराएं। और यकीन रखिए कि इसमें 50 क्वेश्चन के आसपास हमने एक पार्ट में संख्या रखी है और उस 50 क्वेश्चन से आपके लगभग 150 से 200 क्वेश्चन बन जाएंगे। हम बना के आपको दिखाएंगे और यकीन मानिए कि ये आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से। और कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाइए और पढ़ाते वक्त आप उसे नोट्स करते चलिए, क्योंकि हिंदी साहित्य के क्वेश्चन बहुत ही विशद में, बहुत संक्षिप्त में अगर आपके पास वो हैं तो आपके लिए वो कारगर होगा। क्विक अध्ययन के लिए आप एक शॉर्ट नोट बना लीजिए, क्योंकि मैं जितने क्वेश्चन बताऊंगा आपको उसमें आंसर के अतिरिक्त बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होंगे और यकीन मानिए परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है। आइए पहले ही क्वेश्चन से इस पे अध्ययन करते हैं। याद रखिए, आप ये भी कर सकते हैं कि आप आंसर लगा के अपने आप को जांच भी सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो कॉपी और पेन लेकर बैठ करके और नोट कीजिए, जो मैं कह रहा हूं उसको नोट कीजिए और नोट करके अपने एक संक्षिप्त हिंदी साहित्य के इतिहास का नोट्स बना लीजिए। चलिए, निम्नलिखित में से रीतकालीन कवि कौन है आपको ये बताना है। रीतकालीन कवि कौन है आप इस पे अध्ययन कीजिए। नंददास, मंझन या पद्माकर या छीत स्वामी, आपको रीतकालीन कवि बताना है कि कौन है। तो नंददास, मंझन, पद्माकर या छीत स्वामी में से कौन है? तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी ये सही है, लेकिन मैंने कहा था कॉपी और पेन लेके बैठिए, क्योंकि ये तो आंसर आपको मालूम हो गया, लेकिन नंददास तब किसके हैं? अगर पद्माकर रीतकाल के हैं तो नंददास किसके हैं? कृष्ण भक्ति धारा के। किसके हैं मेरे भाई? कृष्ण भक्ति धारा के। कृष्ण भक्ति धारा के कौन हो गए? नंददास। तो मंझन किसके हैं? बात हो रही है तो मंझन किसके हैं? अरे मंझन जो हैं वो प्रेमाश्रयी, या हम बात कर लें सूफी काव्य, किसके हैं? सूफी काव्य के हैं। किसके हैं मेरे भाई? सूफी काव्य के। तो छीत स्वामी किसके हैं? बात करते हैं तो छीत स्वामी किसके हैं? और छीत स्वामी जो हैं ये हैं कृष्ण भक्ति धारा के। किसके हैं? कृष्ण भक्ति धारा के। कृष्ण भक्ति धारा के छीत स्वामी हैं। देखा, 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बन गया। नोट कर लो, नंददास, मंझन, पद्माकर, छीत स्वामी। नंददास कृष्ण भक्ति धारा के, मंझन सूफी काव्य के, पद्माकर हो गए रीतकालीन और छीत स्वामी हो गए कृष्ण भक्ति शाखा के। चलो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। यकीन है कि आपने कॉपी और कलम उठा लिया होगा और नोट कर लिया होगा। आपके 4 क्वेश्चन बन गए। ऐसे आप तैयार कर लोगे एक संक्षिप्त नोट्स, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर साहित्य से क्वेश्चन पूछा गया तो उसे निस्संदेह आप सॉल्व कर ले जाओगे। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जरा इसको देख लेते हैं। रीतकालीन को अलंकृत काल नामकरण किसने किया? यानी रीतकाल को अलंकृत काल किसने कहा? मेरे भाई आप आंसर भी दे सकते हो। आचार्य शुक्ल ने कहा, विश्वनाथ ने कहा, राम कुमार वर्मा ने कहा या मिश्र बंधुओं ने कहा? आप इसका आंसर दे के अपने आप को जांच सकते हो, इतना टाइम मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, चलो देखते हैं। अलंकृत काल, रीतकाल को किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने कहा मेरे भाई। किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने कहा मेरे लाल, मिश्र बंधुओं ने कहा। तो आचार्य शुक्ल ने क्या कहा? किसको? रीतकाल को। आचार्य शुक्ल ने
क्या कहा किसको? रीतिकाल को। रीतिकाल को रीतिकाल आचार्य शुक्ल ने नाम दिया था। क्या नाम दिया था? आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया था। विश्वनाथ ने इसे श्रृंगार काल कहा था। विश्वनाथ ने इसे श्रृंगार काल कहा था मेरे भाई। राम कुमार वर्मा ने कुछ नहीं कहा था। ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है हमारी किताबों में कि उन्होंने रीतिकाल को क्या कहा था। तो 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गए, यानी 2 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन आपके बन चुके हैं। अगर आप बहुत तत्पर हैं, अगर आप अध्ययनशील हैं, तो आप हिंदी साहित्य के 60 नोट जरूर बना लीजिएगा और पेपर देकर आइएगा। गारंटी है अगर 3 पार्ट बना दिया मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास का, तो क्वेश्चन फंसना तो तय है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जरा इसको देखते हैं। आज ये भी कमाल की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा इसको देखते हैं। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? मेरे भाई, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा था? इसको देखिएगा। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या जयशंकर प्रसाद ने? किसने कहा था इसको? क्या कहा था? आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? तो आदिकाल को बीज वपन काल कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्नानुसार ए सही हो गया। तो आदिकाल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा था भाई? आदिकाल को आचार्य शुक्ल ने कहा था वीर गाथा काल। क्या कहा था? वीर गाथा काल। क्या कहा था मेरे भाई? वीर गाथा काल कहा था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा था। आदिकाल का आदिकाल नाम किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। तो जयशंकर प्रसाद ने क्या कहा था? ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है हमारे पास, ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है। लेकिन आदिकाल के 3 नामकरण आपको यहाँ मिल गए। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कह दिया, आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल कह दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या कह दिया? आदिकाल कह दिया। आते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, जरा उसको देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, जरा मेरे भाई इसको देख लो, इसको देख लो और बात कर लो। परमाल रासों के रचनाकार कौन है? आसान चीज है, व्यक्त करते आप जा सकते हैं। परमाल रासों का नामकरण किसने किया था? जगनिक ने, नल सिंह ने, नरपति नाल ने, या दलपति विजय ने? आपको बताना है किसने किया था। ठीक है, तो परमाल रासों का नामकरण किसने किया? परमाल रासों को मेरे भाई आल्ह खंड के नाम से जाना जाता है। आल्ह खंड के नाम से जाना जाता है। नोट कर लो, अपनी कॉपी में नोट कर लो मेरे लाल। परमाल रासों को आल्ह खंड के नाम से जाना जाता है। और इसके रचयिता कौन थे? जगनिक। इसके रचयिता कौन थे? जगनिक थे। तो 2 नाम तो ये हो गए। तो नल सिंह कौन थे? इन्होंने क्या लिखा था? विजयपाल रासो। इन्होंने लिखा था विजयपाल रासो। विजयपाल रासो की रचना किसने की थी? नल सिंह ने की थी। अगर बात करें नरपति नाल की, तो इन्होंने क्या कहा था? बीसल रासो। इन्होंने लिखा था बीसल रासो। क्या लिखा था? बीसल रासो। तो दलपति विजय ने क्या लिखा था? खुमान रासो। क्या लिखा था? खुमान रासो। मेरे भाई 1 से 4 क्वेश्चन, 1 से 1 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपके बन गए। अगर आप बहुत एक्टिव हैं, अगर आप अपने परीक्षा के प्रति बड़े चैतन्यशील हैं, तो हिंदी साहित्य के इतिहास का आज का क्लास ये तय कर देगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे परीक्षा में। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तैयारी बन चुकी है और उस तैयारी को देखते हुए हम आगे बढ़ते चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, जरा इसको देखिए। दोहा कोश। दोहा कोश किस कवि की रचना है? आंसर मान लो। मैं देख रहा हूं दोहा कोश, आंसर मान लो। इस दोहा कोश के रचनाकार कौन हैं? सबरपा, सरहपा, पुष्पदंत, कणहपा। तो मुझे पता है आपको इसका आंसर पता है। कौन है? सरहपा हैं। सरहपा हिंदी
काव्य के सबसे पहले कवि माने जाते हैं कौन? सरहपा। और इनकी रचना क्या है? दोहा कोश है। ठीक है, और ये सिद्ध साहित्य में आते थे। सिद्ध साहित्य आजकल के कई भाग हैं, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य, उसी में सिद्ध साहित्य के माने जाते थे कौन? सरहपा। और इनकी रचना क्या है? दोहा कोश है। तो इससे ज़्यादा इसमें हमारे लिए जानने के लिए कुछ नहीं है। आते हैं आगे चलते हैं और अगला हम अपना क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। जरा इसको देखो, निर्गुण, ये जरा देखना, मिट नहीं रहा है आज। ठीक, निर्गुण ज्ञानाश्रयी का दूसरा नाम क्या है? इसको देखेंगे। आपको बताना है निर्गुण ज्ञानाश्रयी का दूसरा नाम क्या है? सूफी साहित्य, संत साहित्य, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, आपको बताना है मेरे लाल। क्या है? निर्गुण ज्ञानाश्रयी किसे कहते हैं? संत साहित्य को कहते हैं। किसे कहते हैं? संत साहित्य को कहते हैं। तो सूफी साहित्य हम किसको कहते हैं? प्रेमाश्रयी को कहते हैं भाई। किसको कहते हैं? प्रेमाश्रयी को कहते हैं। प्रेमाश्रयी का दूसरा नाम क्या है? सूफी काव्य। और संत साहित्य किसका नाम है? निर्गुण ज्ञानाश्रयी। राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा जो है वो सगुण के भेद के अंतर्गत आते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, जरा इसको देखते हैं और विचार करते हैं कि ये क्या कह रहा है। बीजक में कितने भाग हैं? आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। बीजक 50 क्वेश्चन है, 50, और बहुत सारे आंसर आपको मिलने वाले हैं। तो इसका उत्तर लगा के निकल लो, उत्तर लगा लो। बीजक के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कितने हैं? 3। कौन कौन है? जरा देख लो, जरा देख लो। साखी है, ठीक है, साखी है, सबद है, रमैनी है। क्या है? रमैनी है। ये बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। ठीक है, आइए आते हैं अगले आंसर पर। अगला जो हमारा आंसर है जरा उसको देखते हैं, वो क्या कह रहा है। हिंदी का प्रथम सूफी कवि, अरे मेरे लाल, हिंदी का प्रथम सूफी कवि बताओ मेरे लल्ला। जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबुन या शेख नबी? आपको बताना है हिंदी का प्रथम कवि कौन है। कौन है? जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबुन या शेख नबी। सूफी काव्यधारा के ये चारों कवि हैं। आपसे पूछा जाए तो सूफी काव्यधारा के अंतर्गत आने हैं, लेकिन आपको बताना है सूफी काव्यधारा का पहला कवि किसे माना गया है? किसको माना गया है? मुल्ला दाऊद को माना गया है मेरे लाल, मुन्ना दाऊद को माना गया है। अब जरा देख लेते हैं। मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। क्या है? चंदायन। इनकी रचना है, नोट कर लो, छाप लो एकदम, ये जान लो परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, छाप लो, छाप मेरे लाल। जायसी, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। तो एक लिखो, अखरावट, अखरावट। अभी ये बहुत बार मिलेंगे, बहुत बार इनसे हमारी मुलाकात होगी, क्योंकि अभी तो हम 8 पे पहुंचे हैं। कुतुबुन का, कुतुबुन का ले लो भैया, कुतुबुन का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। मृगावती, मृगावती कुतुबुन का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। शेख नबी का ज्ञानदीप, शेख नबी की रचना क्या है? ज्ञानदीप है मेरे लाल। 4 क्वेश्चन देखो आपके बोर्ड पे छप गए हैं, छप गए हैं। नोट कर लो, नोट कर लो। तुम्हारे 8 क्वेश्चन में लगभग मैंने 20 क्वेश्चन तुम्हारे बना दिए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का। और याद रखना 3 पार्ट में आधुनिक तक के हर उस क्वेश्चन तक हम पहुंच जाएंगे जो संभावित रूप से आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ। आज इसने भी दगा किया है कि क्या बताएं। आ जाओ, अगला है, देखो अभी चर्चा किए हैं। मृगावती के लेखक कौन है? बता दो, बता दो, बता दो। मृगावती के लेखक कौन है? अभी बता दिया है तुमने। मृगावती किसकी रचना है? तुम बता दो खाली, बस आंसर लगा दो।
क्या करूं, मजबूरी है, लाइटें कट रही थी इसलिए ऑनलाइन नहीं आया। आपको लोड करके देना पड़ा, नहीं तो मैं पूछता और आप बताते। ठीक है, बहुत आनंद आता, लेकिन आपके परीक्षा को करीब में देखते हुए ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। आ जाओ, मृगावती के कौन थे? कुतुबुन, अभी बता चुके हैं। कौन थे रचनाकार? कुतुबुन। आ जाओ, मंझन को भी जान लेते हैं। तो मंझन ने क्या लिखा है? मंझन ने लिखा है मधुमालती। क्या लिखा है मेरे लाल? मधुमालती लिखा है मधुबन ने। और नूर मोहम्मद ने तब क्या लिखा है? अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी, बांसुरी कौन लिखा है? कुतुबुन ने लिखा है। ओ, नूर मोहम्मद ने लिखा जायसी। देखो, अखराउट लिखे थे, पद्मावत, अखराउट, आखिरी कलाम, यहाँ लिख लो आखिरी कलाम। आखिरी कलाम किसकी रचना थी? जायसी की। देखो, 4 क्वेश्चन बन गए, एकदम बन गए, छाप लो। अगर तुम नोट नहीं करोगे तुम भूल जाओगे, पक्का तुम भूल जाओगे। ये तुम्हारे हिंदी साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण बनाए गए क्वेश्चन हैं और नोट कर लेना। अगर तुम नहीं कर रहे हो तो ये जान लेना कि पश्चाताप रखा है। आ जाओ, अगला है पद्मावत क्या है मेरे लाल? पद्मावत है क्या? आपको बताना है पद्मावत है क्या। एक त्रास्ती, मुक्तक, खंड काव्य, गेय काव्य, आपको बताना है। मैं देखना चाहूंगा आप इसे कैसे बता सकते हैं। ठीक है, पद्मावत है क्या, आपको ये बताना है। देखो मेरे लाल, पद्मावत जो है वो हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। इसका हिंदी का माना जाता है, सबसे पहला महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो। लेकिन पद्मावत हिंदी का, क्योंकि वो अवधी में लिखा गया है, अवधी हिंदी की एक बोली है, तो सबसे बड़ा। लेकिन महाकाव्य यहाँ है नहीं। और पद्मावत को एक त्रासदी माना जाता है, एक त्रासदी माना जाता है जिसमें जो इतिहास और कल्पना का सम्मेलन करके बनाया गया है। और त्रासदी क्या होता है? जो विभत्स एक घटना होती है, जो घटना नहीं होनी चाहिए थी, हो गई, उसमें जौहर दिखाया गया है। जौहर था, हमारे इतिहास को उसमें पिरोया गया है, इसलिए यह एक त्रासदी है। भले काल्पनिक रूप से जायसी जी ने इसे व्यक्त किया है, लेकिन इतिहास के घटित घटनाओं को भी कल्पना और घटित घटनाओं का सम्मिश्रण किया है, इसलिए एक त्रासदी मानी जाती है। तो पद्मावत क्या है? एक त्रासदी है मेरे लाल, एक त्रासदी है। चलो ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, जरा देखो। तुलसी की भक्ति भावना क्या थी? अरे मेरे लाल, छाप दो एकदम। तुलसी की भक्ति भावना क्या थी? नोट कर लो, नोट कर लो। इसमें 3 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चन आना अनिवार्य है, आ सकता है, पूछा जा चुका है। ठीक है, तुलसी की भक्ति भावना क्या थी, यानी भक्ति का स्वरूप क्या था। तुलसीदास जो हमारे थे वो कैसी भक्ति भावना करते थे? दास, साख, वात्सल्य, माधुर। क्या वो भगवान के दास बनने थे, या उनको मित्र समझते थे, या उनको पुत्र समझते थे, या उनके प्रति मधुर या प्रेम की भावना थी? आपको बताना है इसमें क्या है। तो तुलसीदास की भक्ति भावना क्या थी? दास थी। तुलसीदास की भक्ति भावना क्या थी मेरे लाल? दास। अगला लिख लो, अगला लिख लो। सख्य नहीं है, साख्य है। सख्य नहीं है, साख्य है। आ जाओ, ये थे सूरदास की। सूरदास की भक्ति भावना क्या थी? सखा भाव था। वो कृष्ण को मित्र मानते थे, तो उनकी भक्ति भावना का स्वरूप क्या था? साख्य था। देखो, वात्सल का कहीं नाम निशान नहीं होता। वात्सल भावना ईश्वर के प्रति किसी कवि ने नहीं दिखाई है, लेकिन माधुर्य भावना मीराबाई के पदों में मिलता था। क्योंकि मीराबाई क्या करती थी? मीराबाई भगवान से प्रेम करती थी। क्या करती थी? प्रेम करती थी, और उनकी पंक्तियों में प्रेम भावना मिलता है। मीराबाई ने कहा था, जो मैं ऐसा जानती प्रेम किए दुख होए, जो मैं ऐसा जानती प्रेम किए दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती प्रेम न करी हो कोई। तो मीराबाई की जो भक्ति भावना स्वरूप था वो क्या था? माधुर्य था। लेकिन प्रश्नानुसार ये है, 3 क्वेश्चन तो आ गए मेरे लाल, 3 क्वेश्चन आ गए। रट्टा मार लो, रट्टा।
समझ में आया? आ जाओ अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 12, रामचरितमानस का पहला कांड। आपको बताना है रामचरितमानस का पहला कांड क्या है। क्या है पहला कांड? आपको बताना है अयोध्या बाल सुंदर या किष्किंधा। सोच लो मेरे लल्ला, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि रामचरितमानस में जो 7 कांड हैं उसका क्रम क्या है, क्रम। ठीक है मेरे लाल, क्रम क्या है? चलो मैं बता देता हूं। बाल कांड, अयोध्या कांड, ठीक है, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, ठीक है, लंका कांड, उसके बाद उत्तर कांड। ठीक है, 7 कांड हैं। तो पहला कांड क्या हो गया? बाल कांड हो गया। सीरियल मिला लेना मेरे लाल। बाल, अयोध्या, आरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तरकांड। ठीक है, आ जाओ मेरे लल्ला, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। 13वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? लगा लो आंसर, लगा लो। सूरदास ने किस चीज को, किस रचना को नहीं लिखा है? आपको बताना है कि सूरदास ने कौन सी रचना नहीं लिखी है। क्या साहित्य लहरी सूरदास ने नहीं लिखा, कृष्ण गीतावली नहीं लिखा, नागलीला नहीं लिखा, या प्राण प्यारी नहीं लिखा? देखो, इसमें से सूरदास की 3 रचनाएं हैं, एक रचना सूरदास की नहीं है। अब देखो मेरे लाल, अक्सर क्या होता है, कृष्ण का नाम लेते ही सूरदास हमारे दिमाग में भ्रमण करने लगते हैं, लेकिन सूरदास के कहने पर ही तुलसीदास ने कृष्ण गीतावली लिखी थी। सूरदास के कहने पर ही तुलसीदास ने कृष्ण गीतावली लिखी थी। तो ये रचना किसकी है? ये रचना है अपने तुलसी बाबा की, अपने तुलसी बाबा की रचना है, यानी तुलसीदास की रचना है। बाकी तीनों रचनाएं किसकी हैं? सूरदास की हैं। एकदम नोट कर लो, अपने कॉपी पर कलम से लिपिबद्ध कर लो स्वर्ण अक्षरों में कि कृष्ण गीतावली तुलसी बाबा की रचना है। किसकी रचना है? तुलसी बाबा की रचना है। आ जाओ मेरे लल्ला, अगले पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन, मीराबाई के गुरु कौन थे? आपको बताना है मीराबाई के गुरु कौन थे। गुरु को बताना है सूरदास, मलुकादास, रविदास या कृष्णदास। आपको बताना है सूर, मलुका, रविदास या कृष्णदास। एक ही उत्तर, एक ही आंसर इसमें मिलेगा। समझ में आया? कौन थे? रविदास। कौन थे? रविदास। रविदास को मीराबाई का गुरु माना जाता है। ठीक है मेरे लल्ला, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देख लो। भक्ति काल हिंदी काल का स्वर्ण काल है। भक्ति काल हिंदी काल का स्वर्ण काल किसने कहा था? गारसा दत्तासी ने, गिरियर्सन ने, आचार्य शुक्ल ने, नगेंद्र ने। किसने कहा था भक्ति काल हिंदी का स्वर्ण काल है? किसने कहा? आपको ये बताना है। क्या गारसा दत्तासी? एक बात बताए मेरे लल्ला, गारसा दत्तासी ने पहला हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। तो ये तो मामला खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। गिरियर्सन ने, सबसे पहले गिरियर्सन ने क्या कहा था? भक्ति काल हिंदी का स्वर्ण काल है। किसने कहा था? एक ठीक और तुम्हें चौंकाने वाली बात बताए मेरे लाल। देखो, भक्ति काल अगर ऐसा आ जाता कि भक्ति काल हिंदी का स्वर्ण युग, देखो युग है, अगर ऐसा आ जाता, युग की बात हो जाती, काल की बात ना होती, तो ये बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा था। बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा था। इन्होंने कहा था युग और काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ला और डॉक्टर नगेंद्र का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो काल किसने कहा? गिरियर्सन ने। युग किसने कहा? बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा। आपके अंदर भ्रम पैदा कर सकता है, दोनों लाइन एक जगह लिख लो।
टीप लो, एकदम स्वर्ण अक्षरों में तुम लिख लो और लिख लो। परीक्षा के दृष्टिकोण से आग उगलने वाला है, आग। समझ में आया? अगले पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा इसको देखते हैं। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? अरे मेरे लल्ला, तुम इसका उत्तर दे दो, आंसर लगा लो इसका लगा के कि सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, ये तुम इसको बताते जाओ। ठीक है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? हित हरिवंश, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु या स्वामी हरिदास, कौन हैं? एक बात बताएं, जब कृष्ण भक्ति धारा थी उसके संप्रदाय चले थे कई, और उन संप्रदायों में से एक आध संप्रदाय जो होता है वो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलो देखते हैं। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे स्वामी हरिदास। कौन थे? स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास जो थे ये सखी संप्रदाय के हैं। तो ये पूछ सकता है तो हित हरिवंश राय किसके थे? भाई हमको वो संप्रदाय बता दो। तो उस संप्रदाय में जब हम आएंगे तो होगा राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? हित हरिवंश राय। तो वल्लभाचार्य किसके थे? वल्लभ संप्रदाय के थे। ये कौन थे? वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ये वल्लभाचार्य थे। तो चैतन्य किसके थे? चैतन्य संप्रदाय। इनका क्या था? चैतन्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। तो मेरे भैया नोट कर लो, टिप लो कि तुम्हारा सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास, हित हरिवंश राय, राधा वल्लभ, वल्लभाचार्य, वल्लभ संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु किसके थे? चैतन्य संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये पता चल गया होगा। आते हैं अगले आंसर पर। क्या 17 पे पहुंच गए थे मेरे लाल? जरा देख लेते हैं, नहीं कहीं एकाध इधर उधर ना हो जाए, ना होना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं? अब ले, तुम्हें अष्टछाप तैयार करना है। अष्टछाप कृष्ण भक्ति धारा के पुष्टि मार्ग में अष्टछाप कवियों की स्थापना की गई थी। कब? 1565। कब किया गया था? याद रखे रहो, अगवा पूछ जाए। 1565 ईस्वी में विठल नाथ ने 4 अपने शिष्यों और 4 अपने पिता वल्लभाचार्य के शिष्यों से 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की थी, जिसमें से 3 तो अष्टछाप के हैं, लेकिन एक नहीं है। तुम्हें वह बताना है। अगर 8 तुमको नहीं याद रहेगा ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ढंग से कायदे से उनका पढ़ लो। देखो, अब देख लो, नंददास, नाभादास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास। ठीक है, कौन इसमें अष्टछाप का नहीं है? नाभादास नहीं है। और का? नाभादास नहीं है। किसके? अष्टछाप के। नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास, कुंभनदास, सूरदास, ये सब छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, ये सब किसके थे? अष्टछाप के थे, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1565 ईस्वी में मेरे लाल, 1565 ईस्वी में। नोट कर लो, टीप लो। समझ में आया? आ जाओ अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला हमारा क्वेश्चन जो है जरा उसको देखो। बैराग संदीपनी किस भाषा में लिखा गया है? बैराग संदीपनी किस भाषा में लिखा गया? अवधी, मैथिली, ब्रज या मारवाड़ी? बताओ तनी, बताओ जरा, देखते हैं कितना तुम गंभीरता से पढ़े हो इसको, जरा बताते जाओ। ठीक है, बैराग संदीपनी अवधी, मैथिली, ब्रज या मारवाड़ी? चलो नोट करो, टीपो। बैराग संदीपनी जो है ये तुलसीदास की रचना है। किसकी रचना है मेरे लाल? तुलसीदास की है। ठीक है, बैराग संदीपनी। और तुलसीदास की जो मान्यता प्राप्त 12 रचनाएं हैं, उसमें से 6 रचनाएं अवधी में है, 6 रचनाएं ब्रज में हैं। तुलसी, और एक आपको आसान तरीका बता दूं, तुलसीदास ने अपनी जिस रचना में राम शब्द का प्रयोग किया है वो अवधी में लिखा गया है, और जिस रचना में राम शब्द का प्रयोग नहीं है वो ब्रज में है। अपवाद स्वरूप 2,
पार्वती मंगल और जानकी मंगल अवधि में हैं, उसमें राम शब्द नहीं है, बाकी सब में राम शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर पार्वती और जानकी मंगल को छोड़ दें तो जितनी भी और रचनाएं उनकी हैं और उसमें राम शब्द का प्रयोग नहीं है तो वो ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। तो अवधि किसमें है? ओ बैराग संदीपिनी किसमें है? ब्रज भाषा में। हमको पता है तुम अवधि लगा चुके थे, हमको पता है तुम अवधि लगा चुके थे, लेकिन कोनो बात नहीं, घर की बात है। अगर टीप चुके हो तो अफसोस मत करो, ठीक है? सही टीपो, सही टीप लो और टीप करके नोट्स बनाओ और आने वाले परीक्षा में बम की तरह फोड़ के आओ। इसको समझ में आया? विज्ञान गीता के रचनाकार, बता दो मेरे लाल, विज्ञान गीता के रचनाकार बहुत बार परीक्षा में तहलका मचा चुका है। क्या? बहुत बार। देखो, विज्ञान गीता अपनी केशव बाबा की है, केशव दास की है, ठीक है? रामचंद्रिका वाले, ठीक है? कठिन काव्य के प्रेत वाले, और वही केशव दास जिनकी क्या है? विज्ञान गीता है। तो भूषण की भी कोई रचना बताते चलो लगे हाथ, जो बहुत प्रमुख हो। बिल्कुल है, शिवा बावनी या शिवराज भूषण। शिवराज भूषण ये किसकी है? भूषण की रचना है। तेरी बरछी के बरछीने खलन के, ठीक है? ये छत्रसाल शतक में लिखा है, इन्हीं की रचना है। भूषण कवि एक ऐसे कवि हैं जो रीतिकाल में वीर रस के कवि माने जाते हैं, और जितने कवि थे वो किसके माने जाते थे? श्रृंगार के, ठीक है? उसके बाद अगर इसमें हम बात करें देव की, देव ने क्या लिखा है? भवानी विलास, भामनी विलास इन्हीं की रचना है। तो प्रमुख रचना इनकी है भवानी विलास। क्या है? भवानी विलास इनकी रचना है। अगर मतीराम की बात करें तो फूल मंजरी इनकी रचना क्या है? फूल मंजरी है, ठीक है? छाप ले लल्ला, छाप लो, पाओगे नहीं, और 160 नोट्स तुम्हारा तैयार हो जाएगा। बताया था ना, लगभग 150 से ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे 50 क्वेश्चन में। अभी तो 20 पे पहुँचे हैं। आ जाओ अगले में आते हैं। अगला जो क्या कह रहा है जरा इसको देखते हैं। 20वां, अष्टछाप की स्थापना कब हुई? अरे अष्टछाप की स्थापना कब हुई? पीछे तो मैं बता चुका हूं। लगा लो 1556, 1560, 1566 और 1565। लगाओ, मारते चलो। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? अरे 1565 में हुआ भैया, अभी पिछवा बता चुके हैं, ठीक है लाला? चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? समय ना व्यतीत करो। सूफी कवियों में किस भाषा में अपनी रचनाएं की? सूफी कवियों ने किस भाषा में अपनी रचनाएं की? अवधी, ब्रज, कौरवी, मैथिली। बताओ मेरे लल्ला, तुरंत बताओ, सूफी कवियों ने किस में अपनी रचना की है? इसको तुम्हें बताना है। देख मेरे लल्ला, सूफी कवियों में एक नंददास की सिर्फ रचना आती है, ठीक है? बाकी ब्रज में है, बाकी सारी रचनाएं अवधि में लिखी गई हैं। किस में लिखी गई हैं? अवधि में लिखी गई हैं, ठीक है? अगर तुम्हें और जानना है तो ब्रज में अक्सर कृष्ण भक्ति काव्य धारा की, कृष्ण काव्य धारा की रचनाएं ब्रज में लिखी गई। कौरवी बोले तो खड़ी बोली, कौरवी बोले तो मेरे लाल खड़ी बोली। और खड़ी बोली कब लिखा गया? द्विवेदी युग के बाद अक्सर जितनी भी रचनाएं लिखी गई द्विवेदी युग से, वो खड़ी बोली। भारतीय युग में मिला जुला असर था, खड़ी भी था, ब्रज भी था, अवधि भी था, लेकिन द्विवेदी युग से आया जाता है। मैथिली, अरे मैथिली के एक मशहूर कवि हैं, ठीक है? मैथिली के एक मशहूर कवि हैं जिनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। अपने विद्यापति इन्होंने अपनी रचनाएं किसमें लिखी थी? मैथिली में लिखी थी। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विद्यापति की पदावली नोट कर लो, छाप लो मेरे लल्ला, छाप लो, छाप। चलो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन जो है जरा उसको देख लो। हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम
किस भाषा में लिखा गया? ये तो सभी जानते होंगे, हमको तो लगता है सभी जानते होंगे। डच में लिखा गया, पुर्तगाली में लिखा गया, अंग्रेजी में लिखा गया, फ्रेंच में। अरे फ्रेंच में लिखा गया भैया, फ्रेंच में। कौन लिखा था? गारसा द तासी ने, गारसा द तासी ने लिखा था। किसमें? हिंदी साहित्य का पहला इतिहास, ठीक। लिटरेचर ए हिंदुई ए हिंदुस्तानी किसने लिखा था? गारसा द तासी ने फ्रेंच में लिखा था, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? पुष्टिमार्गी। अरे बाप रे, बहुत खतरनाक। आप वही बताए हैं, अगर आपने पीछे 22 क्वेश्चन के पीछे अगर ध्यान से सुना होगा, पुष्टिमार्गी कवियों का मैंने जिक्र किया था। पुष्टिमार्गी कवि कौन है? जायसी, कबीर, सूर, तुलसी, ठीक है, अभी बताया हूं। अष्टछाप के कवियों में जिनका प्रयोग किया गया है वो सारे कवि किसमें आते थे? पुष्टिमार्गी में आते थे। तो वह अपने भैया सूरदास जी भी आते थे। कौन आते थे? अपने सूरदास जी भी पुष्टिमार्गी में आते थे, अष्टछाप में आते थे, कृष्ण भक्ति धारा के थे। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? पुष्टिमार्गी कवि कहा जाता है। जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो विठल नाथ ने एक चीज कहा था, पुष्टिमार्गी का जहाज आज जा रहा है, जिसको कुछ लेना हो ले ले, यानी जो ज्ञान ग्रहण करना हो कर सकता है। आ जाओ मेरे लल्ला, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। अवध विलास किसकी रचना है? अवध विलास किसकी रचना है? आपको इसका आंसर देना है। अवध विलास किसकी रचना है? अब यहां आपको 4 क्वेश्चन मिलेगा। क्या मिलेगा? 4 क्वेश्चन आपको यहां मैं दूंगा, ठीक है। चलो देखो, अवध विलास अवधि में लिखा हुआ लालदास की रचना है। किसकी है? लालदास। अग्रदास ने तब क्या लिखा है? अरे अग्रदास ने ध्यान मंजरी लिखा है मेरे भाई, ध्यान मंजरी लिखा है। नोट कर लो, छाप लो, छा जाओ, ठीक है। तो हृदय राम ने क्या लिखा है? हनुमान नाटक लिखा है। हनुमान नाटक इनकी रचना है। राम भक्ति काव्य धारा के एक कवि हैं सब। और नाभादास ने क्या लिखा है? अरे सबसे फेमस रचना लिखा है भक्तमाल। क्या लिखा है? भक्तमाल इनकी रचना है। और एक रचना है इनकी अष्टयाम। भक्तमाल, हनुमान नाटक, ध्यान मंजरी, लालदास, अवध विलास। नोट कर लो, टीप लो, छा जाओ एकदम। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जरा इसको देख लेते हैं। भक्ति काल का समय माना जाता है 1700 से 1900, 1050 से 1375, 1900 से 1950, 1375 से और 1700 तक। एक बात का याद रखियो, 1700 से 1900, 1375 से 1700, 1900 से 1950, 1050 से 1375। अगर ये में दिया हुआ है तो एक मतलब इस संवत में पूछ रहा है, संवत विक्रमी में ये पूछ रहा है। और आपको संवत में इसको बताना है, ठीक है मेरे लाल। इसको आपको किस में बताना है? संवत में बताना है। तो नोट करके बताते जाओ और टाइम का भी ध्यान रखो, क्योंकि आंसर इसका देना बहुत ही जरूरी है। चलो देखो, भक्ति काल का समय है, देखो 1050 से 1375। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये समय किसका था मेरे का लाल? आदिकाल का था। ये समय किसका था? आदिकाल का था, ठीक है। और 1375 से ये 1375 से 1700 तक का समय भक्ति काल का था। तो 1700 से 1900 रीति काल का था। किसका था? रीति काल का था। एक मतलब 1900 से आगे जो माना जाएगा वो आधुनिक काल का माना जाएगा। किसका माना जाएगा? आधुनिक काल का माना जाएगा। छाप लो मेरे लल्ला, छाप लो, ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है जरा इसको देख लो। लल्लू लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है? अरे अपने लल्लू लाल जी आ गए। एक बात और इनके विषय में खास बताऊं, इन्होंने इनकी रचना से ही खड़ी बोली का विकास माना जाए। खड़ी बोली जो शब्द आया था वो लल्लू लाल जी की देन माना जा सकता है। तो आपको बताना है लल्लू लाल की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना क्या है। अरे वाह, पा गए मेरे लाल, पा गए। प्रेम सागर। किसके? कौन है? प्रेम सागर। अच्छा एक बात बताओ,
तो आपके मन में ये भी आया होगा शकुंतला नाटक, सिंहासन 32, बैताल 25, ये किसकी रचना है? ये भी गद्य में लिखा हुआ लल्लू लाल जी की रचना है। ये भी शकुंतला नाटक का नाम सुन के अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास पे मत पहुंच जाना, समझ में आया? ये इसका नाम है शकुंतला नाटक, सिंहासन 32, बैताल 25, ये भी किसकी रचना है? लल्लू लाल की। ये एकदम टीप लो, अपनी नोट में रख लो, प्रश्न है, पूछा जा सकता है। अभी तो हम आधुनिक काल तक ही बात कर रहे हैं, जब आगे मिलेंगे तो नाटक, कहानी इत्यादि पे बात करेंगे, तो बहुत सारे प्रश्न हो जाएंगे और उसके उत्तर भी हो जाएंगे हमारे पास। तो आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि? अमीर खुसरो, सूरदास, तुलसीदास, इनमें में से कोई नहीं। खड़ी बोली में बताना है, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य का सृजन करने वाले कवि कौन थे? आपको इसका उत्तर देना है मेरे लाल, आपको इसका उत्तर देना है। देखो, अमीर खुसरो, सबने पढ़ा है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की पहेलियां, खालिक बारी नहीं था, अमीर खुसरो की पहेलियां हो गई, वो आता था। उसके बाद अगर अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो अपने समय के तूतीय हिंद कहलाते थे। ठीक, आगे भी इनकी चर्चा आएगी, तब बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर खड़ी बोली का किसी ने प्रयोग किया था तो थे अमीर खुसरो। ठीक है, आगे आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, जरा देखते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा। देख मेरे लल्ला, हिंदी साहित्य का इतिहास है, कौनो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कौनो पूछ सकता है। जरा देखो, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा, लौकिक, वैदिक, प्राकृत, पाली। आपको बताना है कि इसमें में से लौकिक है, वैदिक है, प्राकृत है या पाली है, कौन सी भाषा इसमें काम करती है बौद्ध धर्म में? तो निसंदेह पाली था, निसंदेह पाली था। तो और ऑप्शन में क्या करेगा? देखो, सनातन धर्म या हिंदू धर्म, हिंदू धर्म की हम बात करें तो उनकी भाषा लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत थी, लेकिन प्रकृति जो थी वो जैन धर्म की भाषा थी। किसकी थी? जैन धर्म की भाषा थी। तो मेरे लाल 3 क्वेश्चन ले लो, टीप लो, नोट कर लो, आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा उसको देखते हैं। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति क्या थी? प्रवृत्ति माने मेरे लाल विशेषता, वात्सल रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतना सत्ता का आरोप, रूढ़ियों एवं ब्रह्म बाह्य आडंबरों का विरोध, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। 4 लाइन है और ये 4 लाइन जो हैं वो 4 काल के 4 युगों के विशेषता को दर्शाते हैं। ठीक है, तो निर्गुण काव्य धारा की जो विशेषता थी वो क्या था? रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध करना। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर मान लो बाई चांस कह दे कि हम निर्गुण नहीं पूछेंगे, वात्सल के विषय में पूछेंगे, तो वात्सल कहाँ था? कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा में क्या था? वात्सल। प्रकृति छाया पर चेतना सत्ता का आरोप कहाँ था? छायावाद। चलिए देखते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इस पे आश्रयदाताओं की प्रशंसा, ये कहाँ था? ये था आदिकाल की विशेषता। ये कहाँ का था? आदिकाल की विशेषता था। तो 29वें क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं हम। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति क्या थी? वात्सल रस की प्रधानता कहाँ पाया जाता है? अगर निर्गुण काव्य धारा की तो सी ऑप्शन हमको मिल गया, लेकिन और भी अगर हम क्वेश्चन बनाना चाहते हैं मेरे लाल तो क्या आएगा? वात्सल रस की प्रधानता, कृष्ण भक्ति धारा, प्रकृति पर चेतना सत्ता का आरोप, छायावाद, आश्रयदाताओं की प्रशंसा कहाँ थी? आदिकाल में था। कहाँ था मेरे लाल? आदिकाल में था। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? मृगावती के लेखक। देखो कष्ट के लिए खेद है, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो आंसर मार करके संतुष्ट हो लो। ठीक है, मृगावती किसकी रचना थी? मंझन की, ओ मंझन की नहीं थी भाई, कुतुबुंद की थी। किसकी थी? कुतुबुंद की थी। तो अगर हमने बताया था मंझन की कौन सी रचना है? मधुमालती। रिपीट कर लो, मधुमालती किसकी थी?
मंझन की। मधुमालती किसकी रचना थी? मंझन की। रिपीट कर लो, जायसी की पद्मावत, पद्मावत एक त्रासदी, अभी पढ़े हो। और नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी, अनुराग राग, राग बांसुरी किसकी रचना थी? ये रचना थी नूर मोहम्मद की। ठीक है मेरे लाल, तो इसको हम लोग अध्ययन कर चुके थे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। रिपीट हो गया था तो कष्ट के लिए खेद है। ठीक, भ्रमर गीत परंपरा में भांवर गीत किसकी रचना है? भ्रमर गीत परंपरा में भांवर गीत किसकी रचना है? आप जरा इसका अध्ययन बताते चलेंगे कि भ्रमर गीत किसकी रचना है। ठीक है, भांवर गीत है, भ्रमर गीत नहीं है। एकदम प्रश्न को ध्यान पूर्वक देख करके और आंसर लगाने का प्रयास करना। ठीक है मेरे लल्ला, चलो आ जाओ। भांवर गीत जो है वो नंददास की रचना है। किसकी है मेरे लाल? नंददास की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को रखा हूं और नोट कर लो। देख मेरे लाल, तो सूरदास का क्या है? हम तो सूरदास लगा के बैठे, तो हम क्या करें? भ्रमर गीत है। सूरदास का क्या है? भ्रमर गीत है मेरे लाल। भंवर गीत नंददास और भ्रमर गीत क्या है? सूरदास। तो रत्नाकर, पंडित जगन्नाथ रत्नाकर ने लिखा था उद्धव शतक। क्या लिखा था? उद्धव शतक। मिलते जुलते नामों से सावधान रहें, मिलते जुलते नामों से सावधान रहें, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। समझ में आया? रत्नाकर का उद्धव शतक, सूरदास का भ्रमर गीत, नंददास का भंवर गीत। तो ब्रजवासी दास का क्या था? अरे भैया इन्हों लिखे रहे ब्रज विलास। क्या लिखे थे? ब्रज विलास। इनकी एक रचना थी ब्रज विलास। टीप लो, छाप लो, लिख लो, स्वर्ण अक्षरों में बना लो, तुम्हारे लिए सब कुछ उपलब्ध है। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार कौन है? फिर आ गया कृष्ण गीतावली, फिर रिपीट हो गया। पर टेंशन नहीं लेने का, अभी हम लोग किसी दूसरों चीज पे अध्ययन कर लेंगे, कुछ ना कुछ नया आंसर देके जाएगा। अभी हम बात कृष्ण गीतावली की किए हैं, लेकिन वहां हमने आपको आंसर बताया था कि कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास की है। ये हमने बताया था और उम्मीद है आपने इसे रट लिया होगा। तो सूरदास ने क्या लिखा है? अरे सूरदास ने सूर सागर लिखा है। नोट कर लो मेरे लाल, सूर सागर लिखा है। अब कह सकते हो अरे मार्था भी तो हम जानते हैं, तो जानते हो क्या हुआ, तब नोट कर लो। तो नंददास ने क्या लिखा है? रास पंचाध्यायी लिखा है मेरे भाई, रास पंचाध्यायी लिखा है, रास पंचाध्यायी। तो मीराबाई ने क्या लिखा है? नरसी जी का मायरा, नरसी जी का मायरा। ये इनकी रचना है। गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, मीरावली, मीराबाई पदावली, मीरा के पद, ये सारे किसकी रचना है? मीराबाई के। नंददास के रास पंचाध्यायी, सूरदास के सूर सागर, सूर सारावली, सूर पच्चीसी, ये गोवर्धन लीला, ये सब सूरदास की है। तो तुलसीदास का क्या था? कृष्ण गीतावली। क्या था? कृष्ण गीतावली। ठीक है मेरे लाल, 4 क्वेश्चन एकदम टिप ले गए तुम। आ जाओ अगले पे आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है जरा इसको देखते हैं। 33वां, बैरबे नायिका भेद। अरे मेरे लाल, बैरबे नायिका भेद किसकी रचना है? तनिक भर कठिन है, ज्यादा कठिन नहीं है, तनिक भर कठिन है और तनिक भर तुम लगा ले जाओ। ठीक है, आ जाओ। बैरबे नायिका रहीम दास का है। रहीम दास का नाम सुने हो ना? रहीम दास का बैरबे नायिका भेद, ये इनकी रचना है। तो केशव दास का लिखे रहे एक थी दूठी हो प्रमुख। जाना चलो, विज्ञान गीता तुम जान ही गए हो। ठीक है, तो जान लो इनका। रामचंद्रिका, रामचंद्रिका, ये इनकी प्रमुख रचना है। अरे भैया, ये कठिनता की इसी रचना के कारण इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तो भिखारी दास ने क्या लिखा है? भैया कह रहे हैं थोड़ा नाम सुने हैं। अरे इन्होंने अमर कोश लिखा है। अमर कोश इनकी रचना है।
जो शब्दावली से प्रेरित है, बहुत प्रमुख रचना है। अब बिहारी, अपने तो बिहारी बाबा को कौन नहीं जानता है, बिहारी सतसई, बिहारी सतसई, बिहारी सतसई किसकी रचना है मेरे लाल, ये बिहारी दास की। ठीक है, 4 क्वेश्चन तैयार हो गया। केशवदास, रामचंद्रिका, भिखारी दास, अमरकोश, रहीम के बैरबे, नायिका भेद, बिहारी का बिहारी सतसई। आ जाओ अगले पे चलते हैं, थोड़ा तेज चलो, तेज चलो, ना चल पाओ तो ना चलो। जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है, रहीम की, आचार्य केशवदास की, रसखान की, मलिक मोहम्मद जायसी की। आपको बताना है कौन सी रचना किसकी है, रहीम दास की है या उनकी, इनकी है, आचार्य केशवदास, रसखान या मलिक मोहम्मद जायसी। तो मेरे भाई अपने आचार्य केशवदास की रचना है। कौन, जहांगीर जस चंद्रिका। आप लो, नोट कर लो, स्वर्ण अक्षरों में लिख लो अपनी कॉपी पर, और याद रखना परीक्षा के दृष्टिकोण से डंका बजाएगा ये। अब रहीम दास, अभी तो बैरबे नायिका भेद रहीम दास का पढ़े हैं, तो क्या हुआ पढ़े हो, ये भी जान लो। मदनाष्टक ये इनकी रचना है, मदनाष्टक इनकी रचना है। तहलका मचा चुका है कई परीक्षाओं में कि मदनाष्टक किसकी रचना है। अब बात करते हैं रसखान की, तो सुजान रसखान, सुजान रसखान इनकी रचना है, रसखान इनकी रचना है। अरे भैया ये वही रसखान है। शेष, गणेश, दिनेश, महेश, सुरेश जे ही नित्य गावे, ताहि अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ये वही रसखान है। ठीक है, अब आते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो भैया मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत एक त्रासदी पढ़ चुके हैं, आखिरी कलाम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अखरावट पढ़ चुके हैं, पद्मावत इनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। तो मेरे लाल आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, नोट कर सकते हो, देख देख के नोट कर लिया करो, क्वेश्चनवा बना लो, नहीं तो वही होगा का हो पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसा कुछ मत करना। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। रीत काल को सिंगार काल किसने कहा था। अरे लल्ला ये तो तुका बता चुके हैं हम। रीत काल को सिंगार काल किसने कहा था ये हम बता चुके हैं। तनिक तुम अध्ययन दिमाग लगाओ और आंसर दे दो, और हम भी थोड़ी देर आराम कर लें। ठीक है, तुम्हारे आंसर आ जाएंगे, तुम खुश हो जाओगे, प्रसन्न हो जाओगे और उस पे देखते रह जाएंगे। चलो ठीक, सिंगार काल बताया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसने विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीत काल को क्या कहा था, सिंगार काल। तो आचार्य शुक्ल ने क्या कहा था बता चुका हूं, रीत काल। आचार्य शुक्ल ने ही इसका रीत काल नाम दिया था। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा था। क्या कहा था, अलंकृत काल कहा था। अरे रमा शंकर शुक्ल रसाल भी आ गए हैं, तो यह नहू कुछ कह रहा हूं, है काव कहे रही कला काल। क्या कहे थे, रीत काल को कला काल कहे थे। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल कहा, आचार्य विश्वनाथ ने सिंगार काल कहा, मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कह दिया, और रमा शंकर शुक्ल ने इसे कला काल कह दिया। कैसे हो मेरे लल्ला, टीप लो टीप लो। आ जाओ अगले पे आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा उस पे विचार कर लेते हैं। नैन नचाई कहो मुस्काई लला फिर अयो खेलन होली। अरे बाप रे, का आ गया है, पंक्ति आ गया। कौनो न कौनो पंक्ति तो पूछेगा। अब न नसानी अब न नसई हूं, कौन कहा था। धेन दुहत अतीरति बाड़ी, एक धार दुहन पहुंचावल, एक धार जहां प्यारी ठाड़ी। कहा था नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सो बंदो आगे कौन सवाल। किसने कहा था, कहत नटतरी झत खीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भाव में करत है नैनन बार। किसने कहा था, काहेरी नलनी तू कुम्हलानी, तेरे नाल सरोवर। पूछा जा सकता है मेरे लाल, पंक्तियों की लाइनें पूछी जा सकती हैं। अब ये किसने कहा था, देखो ये शब्द थोड़ा गलत हो गया, पद्माकर है। क्या है, पद्माकर।
ये शब्द क्या है, पद्माकर है, पाकर हो गया है। तो बिहारी ने कहा, मतिराम ने कहा, पद्माकर ने कहा, या इनमें में से कोई नहीं कहा? आप लगा सकते हो। अरे मेरे लल्ला, पद्माकर ने कहा था इसको। किसने कहा था? पद्माकर ने कहा था। नैत नचाई कहे मुस्काए लला फिर अयो खेलन होरी। ठीक है, आ जाओ अगले पे आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, वो क्या कह रहा है? घनानंद रीति काव्य की किस काल के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध। आपको बताना है घनानंद किसके थे। देखो मेरे लाल, रीति काल के कई नाम तो दिए गए हैं, लेकिन एक चीज यहो जानते रहना, रीति काल को 3 भागों में बांटा गया, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। और रीतिबद्ध में अपने कवि हैं, रीति मुक्त में अपने कवि हैं, और रीति सिद्ध में अलग कवि हैं। तो रीतिबद्ध में जानते चलो, घनानंद किसके थे? रीति मुक्त के। आंसर पहले जान लेते हैं ना, किसके थे? रीति मुक्त के। घनानंद बोधा आलम ठाकुर, घनानंद बोधा आलम ठाकुर रीति मुक्त के थे। तो रीतिबद्ध केशवदास भूषण, ये किसके थे? रीतिबद्ध के। जानते चलो केशवदास, एक नाम तो लिख लो। केशवदास किसके थे? रीतिबद्ध। तो रीति सिद्ध, अरे अपने बिहारी बाबा, अपने बिहारी बाबा किसके थे? रीत सिद्ध के थे। छाप लो, लिख लो, नोट कर लो, बाद में पछताना नहीं, बाद में पछताना नहीं, बता दे रहा हूं। आ जाओ अगले पे। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग। किस युग में कौन सी विशेषताएं पनपी, उस बात पर, उस चीज पर इस यहाँ वो दृष्टिपात किया गया है। आप इसमें बता सकते हैं, अगर आपको ये पता है कि समस्या पूर्ति किसमें थी? भारतेंद्र युग में थी। मतलब समस्या पूर्ति का मतलब होता था कि एक पंक्ति एक विद्वान बोल देता था, दूसरे विद्वान को अर्थ भाव सहित उस पंक्ति को पूरा करना होता था, इसी को समस्या पूर्ति करते थे। तो जिसके अंदर इतना टैलेंट, प्रतिभा, तेजस्विता, ओजस्विता, ये सब विद्यमान होता था, वो व्यक्ति एक लाइन कोई बोलता था तो दूसरी लाइन उससे पूरा कर देता था। तो समस्या पूर्ति भारतेंद्र युग की विशेषता थी। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है जरा उसको 39, रीतकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। रीतकाल का वह कौन कवि है? देख मेरे लल्ला, रीतकाल सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठाया गया है, टेंशन ना लो, अगले में अदर चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, रीतकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? रहीम, मतिराम, बिहारी या देव? बताओ मेरे लाल। आंसर भी लगा सकते हो तुम, आंसर तुम लगा सकते हो, तुम्हारे मन की जैसी भावना है वैसा तुम इसे कर सकते हो। अरे मेरे लाल, बिहारी जी थे, अपने बिहारी बाबा बिहारी सतसई यक्के रचना तो लिखे थे 719 दोहा, 719 दोहा इनके बिहारी सतसई में हैं। ठीक है, और उसी 719 दोहे से आज ये पीएचडी तक पढ़ाए जाते हैं, पीएचडी तक, यानी 6 से लेकर पीएचडी तक बच्चा बिहारी दास को पढ़ सकता है। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा इसको देखते हैं। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी में अनुवाद किसने किया? अरे यो हिंदी साहित्य का एक ज्वलंतशील क्वेश्चन है। मोहन राकाश, लाला सीताराम, विद्यानिवास मिश्र या जगनिक? किसने किया था शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी में अनुवाद? अरे लाला सीताराम, लाला सीताराम। ज्यादा तनाव ना लो, ऐसे क्वेश्चनों पे ज्यादा तनाव मत लो मेरे लाल। नहीं आ रहा है, नोट कर लो, छाप लो, लिख लो, लेकिन याद कर लेना, जितना पढ़ाया हूं नोट्स जरूर बना लेना, नहीं तो आना माना दोष, आना माना दोष। तुम जानो, तुम्हारे काम जानेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? द्विवेदी युग का एक और नाम है। अरे भैया, द्विवेदी युग का एक और नाम है। कौन नाम? संक्रांति काल, संधि काल, जागरण काल, सुधार काल या गद्य काल? आपको बताना है। द्विवेदी युग का एक और अन्य नाम है, कौन सा नाम है आपको इसको बताना है। चलो लगा लेते हैं। देखो, संक्रांति काल, पहले द्विवेदी युग को, जागरण सुधार काल।
आंसर पे अपने आ जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? जागरण सुधार काल। किसको? द्विवेदी युग को। ठीक। संक्रांति काल तब किसको कहते हैं? रीत काल को। रीत काल का एक नाम क्या है? संक्रांत काल भी है। तो संधि काल, अरे भैया अपने डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदि काल को क्या कह दिया था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदि काल को संधि काल भी कह दिया था। ठीक है। गद्य काल किसको कहा जाता है? आधुनिक काल को। अरे मेरे लाल, किसको कहा जाता है? आधुनिक काल को कहा जाता है। छाप लो मेरे लाल, छाप लो, लिख लो, नोट कर लो, स्वर्ण अक्षरों में इसको लिख लो। फिर दोबारा ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ना तो ऐसे आंसर मिलेंगे। छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? अरे वाह, रामविलास वर्मा, मुकुटधर पांडे, नामवर सिंह या जयशंकर प्रसाद ने कह रहे हैं कि छायावाद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ठीक है। रामविलास शर्मा, मुकुटधर पांडे, नामवर सिंह या जयशंकर प्रसाद। देखो, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जन्मदाता माना जरूर जाता है, लेकिन छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? मुकुटधर पांडे ने किया था। समझ में आए लल्ला? चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है जरा उसको अध्ययन करो। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? इसमें हम कई क्वेश्चन पर अध्ययन करेंगे, कई क्वेश्चन को पढ़ेंगे इसमें और जानेंगे। ठीक है। पहला हिंदी का प्रथम, हिंदी खड़ी बोली हिंदी का प्रिय प्रवास है। आंसर हमको मिल गया। क्या मिल गया? आंसर हमको मिल गया। इसके लेखक कौन थे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध प्रिय प्रवास के लेखक थे। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास खड़ी बोली का है। 3 क्वेश्चन बनता है हमारे लाल, 3 क्वेश्चन। हिंदी का पहला महाकाव्य कौन है? पृथ्वीराज रासो, हिंदी का। और हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? पद्मावत, जायसी का पद्मावत। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन है? प्रिय प्रवास हरिऔध जी का। समझ में आया? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो हरि कौन लिखा था? कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी ने क्या लिखा था? कविता कौमुदी। और उद्धव चरित किसने लिखा था? क्यों ना लिखे रहा? ये एक ठीक कथा है, एक कथा है। क्या है? एक कथा है जो पौराणिक शास्त्रों में बोले जाते हैं। लोकायतन किसका था? पंत जी का, अपने पंत जी का, सुमित्रानंदन पंत जी का। छाप लो मेरे लल्ला, छाप लो इसको। ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है जरा देखते हैं। क्या ऐसा तो नहीं मैं आगे चला आया? अच्छा हाँ, सही पे हूँ, सही जगह पे हूँ। जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस भाषा में? सदुक्कड़ी, अवधी, ब्रज या खड़ी बोली में? कामायनी को बताना है, कामायनी को बताना है। खड़ी बोली का उपनिषद कहा जाता है कामायनी। नोट कर लेना, छाप लो, का टिक मार लो, स्वर्ण अक्षरों में लिख लो, जैसे मन तैसे करो, लेकिन याद रखना। समझ में आया? सदुक्कड़ी, अवधी, ब्रज या खड़ी बोली? खड़ी बोली मेरे लाल, खड़ी बोली। जयशंकर प्रसाद की कामायनी क्या है? खड़ी भाषा। किस भाषा में है? खड़ी बोली। सदुक्कड़ी अपनी कबीरदास की जितनी भी रचनाएं थी वो किसमें थी? सदुक्कड़ी में। अभी हमने पढ़ा जायसी की रचना पद्मावत जो है वो किसमें है? किसमें है? अवधी में है। यानी सूफी कवियों ने जितनी रचनाएं लिखी है वो अवधी में। ब्रज कृष्ण भक्ति धारा के, यानी अगर हम सूरदास की बात करें तो सूरदास की सारी रचनाएं किसमें आती हैं? ब्रज में आ जाती हैं। ठीक है मेरे लल्ला, आ जाओ और नोट करते जाओ। अगला क्वेश्चन 45, चिदंबरा के रचनाकार। अरे वाह, चिदंबरा के रचनाकार बताना है। चिदंबरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पा चुकी है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पा चुकी है। आपको बताना है चिदंबरा के रचनाकार कौन है। ठीक है, वेरी गुड। कौन है? अपने सुमित्रानंदन पंत जी हैं, अपने सुमित्रानंदन पंत जी है। इनको जानते हो प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। समझ में आया मेरे लल्ला?
प्रकृति का सुकुमार कवि नोट कर लो का, लिख लो अपने नोट्स में। अच्छा, तो प्रसाद ने क्या लिखा था, एक एक ठोर लगे हाथ, इनका भी नोट कर लेते हैं। अरे ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है, स्वामिनी जो नाटक है मेरे लाल, वो किसका है, प्रसाद जी का। निराला जी की जूही की कली, अरे जूही की कली इनकी प्रमुख रचना है। महादेवी वर्मा की यामा, यामा लिख लो, यामा, ठीक। चिदम्बरा पंत जी की ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त जो नाटक हैं लिखे गए हैं वो किसके हैं, प्रसाद जी के। निराला जी की जूही की कली, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला, अरे नोट कर लो, छाप लो, लिख लो, समझ में आया। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्या कह रहा है, चांद का मुंह टेढ़ा है। अरे वाह, क्या क्वेश्चन आया है, चांद का मुंह टेढ़ा है। आपको बताना है कि ये रचना किसकी है, नागार्जुन, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती या धूमिल की। आपको बताना है चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है। आओ जरा देखते हैं। अरे अपने मुक्तिबोध का है, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा है मेरे लाल, बहुत बार ये परीक्षा में लोगों को टेढ़ा कर चुका है प्रश्न। तो चांद का मुंह तो अपने नागार्जुन है, नाम तो आपने सुना होगा। अरे इनकी एक एक इनका भी नोट कर लेते हैं। प्रसिद्ध रचना अकाल और उसके बाद, अकाल और उसके बाद, और उसके बाद, उसके बाद जो रचना है वो किसकी है, नागार्जुन की। चूल्हा रोया चक्की रोई, ठीक है, ये किसकी रचना है, नागार्जुन की। धर्मवीर भारती, सूरज का 7वां घोड़ा, अंधा युग, अंधा युग, ठीक है। ये नोट कर लो, छाप लो, टिप लो स्वर्ण अक्षरों में। धूमिल मत भूलना, सड़क से संसद तक, सड़क से संसद तक, ठीक है। आ जाओ, सड़क से संसद तक, संसद तक, ये किसकी रचना है, धूमिल की रचना है। सड़क से संसद तक, ठीक। चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध, अकाल और उसके बाद क्या है, नागार्जुन, धर्मवीर भारती, अंधा युग, धूमिल, सड़क से संसद तक। आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा। एकाध ठौर विद्वानों के थटो पूछा जाता है, समझ में आया। तो थर्ड भी आपको पता होना चाहिए किसको किसने क्या कहा। तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद को किसने कहा, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। अरे भैया बहुत बड़े साहित्यकार थे, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा था। पढ़ लोगे जिंदगी आपकी समझ जाएगी, समझ में आया। डॉक्टर नगेंद्र, ज्ञान के संपुट पर बैठ जाओगे और संपुट जब खुलेगा तो उसमें समा जाओगे, ठीक है। पढ़ लो मेरे लाल, पढ़ लो, ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 48, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका किसको कहते हैं। तार सप्तक, प्रतीक, नए पंते या नई कविता, ये पत्रिकाएं हैं, क्या है, पत्रिकाएं। लेकिन प्रयोगवाद की जन्मदात्री किसे, तार सप्तक, ये का जानते हो। तार सप्तक, 4 तार सप्तक निकले थे। पहला तार सप्तक 1943 में आया था, ठीक है। 51 में दूसरा आया था, ठीक है। उसके बाद 51 से जाओगे 62 में तीसरा आया था। उसके बाद 1976 में निकला था चौथा। तो तार सप्तक के विषय में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आते हैं 49वें क्वेश्चन पर। 49वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, हार की जीत कहानी के लेखक विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, भवानी प्रसाद वाजपेयी और सुदर्शन पांडे बेचन शर्मा। याद है, याद है। हार की जीत बाबा भारती, बचपन में पढ़ी थी कहानी, एक बचपन की लिखी कहानी। सुनो, हार की जीत के लेखक कौन है, आपको बताना है इसके लेखक कौन है, ठीक है। चलो देखते हैं, सुदर्शन की है। किसकी है मेरे लाल, सुदर्शन की। तो ये लोग आपके लिए नए हैं, ठीक है, ये लोग नए हैं।
इनकी भी रचनाएं जान लो। चलो, विश्वंभर जी का इक्के वाला, इनकी एक रचना है इक्के वाला, याद कर लो, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और भवानी प्रसाद वाजपेयी की मीठी चुटकी, मीठी चुटकी, चुटकी है चुटकी जो बजाते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, मीठी चुटकी। पांडे बेचन शर्मा की आ जाओ, ठीक है, इनकी रचना क्या है? चंद हसीनों, हसीनों के खतूत, खतूत, ये इनकी रचना है, चंद हसीनों के खतूत। तो मेरे लाल पूछा जा सकता है। अब आते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन, और अंतिम क्वेश्चन में क्या है जरा उसको देखते हैं। 50वां क्वेश्चन, छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? छायावाद के प्रवर्तक डॉक्टर बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय और जयशंकर प्रसाद कौन माने जाते हैं, ये आपको बताना है कौन माने जाते हैं। तो इसके प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है। लगे हाथ, यहाँ भी 4 आंसर हम लोग बना लेते हैं और 4 क्वेश्चनों के नाम जान लेते हैं, ठीक है। डॉक्टर बच्चन की रचना, वैसे डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लिए फेमस हैं, लेकिन इनकी रचनाएं भी हैं, ठीक। लहरें और कगार, लहरें और कगार, और कगार, कगार, ठीक है, ये इनकी रचना। दिनकर जी की उर्वशी ले लो, उर्वशी, ठीक, उर्वशी, दिनकर जी की रचना उर्वशी। कहा कि ये इंटर में पढ़ाई जाने वाली रचना है, एक महाकाव्य है और बहुत ही फेमस महाकाव्य है, ठीक है। आप इसे पढ़ेंगे, ये अपनी उत्कंठा और एक निश्चल जो दांव पेच होते हैं उसके लिए जाने जाने वाला रचना है। अज्ञेय की कितनी नाव में कितनी बार, कितनी नाव में, नाव में कितनी बार, कितनी बार, ठीक है, कितनी बार, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन, जैसा प्रसाद जी की कोई भी एक रचना ले लो, झरना ले लो, आंसू ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है, एक रचना कम से कम नोट कर लो, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए और आप इससे नोट्स जरूर बनाइएगा। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो यकीन मानिए आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो एकदम आपके 60 नोट्स में तैयार हो जाएंगे। आप हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसा लगा। हमने इस क्लास को बनाने के लिए बहुत मेहनत किया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले, तो इसे पढ़िएगा और हमारी मेहनत को अपनी सफलता में ज़रूर शामिल कीजिएगा और इसके प्रश्नों को संगठित करके और एक शैली, एक शॉर्ट नोट में आप इसे ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये परीक्षा के लिए मेरा अनुभव कहता है ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके जिस प्रकार से कमेंट आएंगे, जैसे ये आपको लाभकारी लगेगा, तो अगला टॉपिक हम हिंदी साहित्य के इतिहास का और भी लेके आएंगे और फिर 50 क्वेश्चन करेंगे। ऐसे हम 3 सेट लगभग आपके लिए बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपका कवर कर देंगे। तो परीक्षा की दृष्टिकोण से लगभग आपके सारे जो क्वेश्चन हैं वो कवर हो जाएंगे, ऐसा हम कोशिश करेंगे, ठीक। बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है। बाकी आप सभी का दिन शुभ हो और आपकी परीक्षा जो आए उसमें आपकी मानसिकता, आपका शारीरिक स्वास्थ्य आपका साथ दे, आप अच्छा करके आओ, ईश्वर आपका कल्याण करें, यही कामना करते हुए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।